हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स का सेकंड चैप्टर द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको। चैप्टर करने से पहले जान लेते हैं राइटर के बारे में। इस राइटर का पेन नेम सारा मैंको है। सारा मैंको से मार्गा मिंको कैसे बनी, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा द एड्रेस चैप्टर की बैकग्राउंड की ओर। बैकग्राउंड क्या है? 1942 में, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और 1945 तक चला था। यूरोपियन कंट्रीज में जो एक पावरफुल पर्सन था वो था हिटलर, और हिटलर यहूदियों से बहुत ज़्यादा हेट करता था। उनके लिए हिटलर ने स्पेशल कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे। जो राइटर है मार्गा मिंको, इसके पेरेंट्स को भी उस समय कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, वहाँ पर उनको काम करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन राइटर वहाँ से किसी तरह से बच निकली। अब बच निकलने के बाद इसने अपना नाम सारा मैंको से मार्गा मिंको रख लिया। और ये हमें कहानी बताती है कि किस प्रकार से इसकी माँ ने इसको एक एड्रेस दिया था कि आपको इस एड्रेस पर जाकर के अपने घर की चीज़ें सभी मिल सकती हैं। इनके घर की वे चीज़ें उस एड्रेस पर कैसे पहुंची, इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा द एड्रेस की कहानी को। जो नैरेटर है उसकी माँ का नाम है मिसिज एस, जो एक ज्यू है। ज्यू मतलब एक यहूदी है। इनका परिवार यहूदी है, और एक दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम मिसिस डॉर्लिंग है, ये यहूदी नहीं है। तो मिसिज एस अपनी बेटी यानी कि नैरेटर को एक एड्रेस बताती है। एड्रेस है मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। और किसका है? मिसिज डॉर्लिंग का है। मिसिज डॉर्लिंग के घर इनके घर की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वे चीज़ें क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि ये तो यहूदी थे, इनको तो खुद को ही बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सामान को ये कैसे बचाते। तब इसने अपना सारा सामान मिसिस डॉर्लिंग के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, और मिसिस डॉर्लिंग खुद वो सामान लेकर के जाती थी। आज बहुत दिनों के बाद जब शांति है, अमन है, चैन है, तो नैरेटर इस एड्रेस पे पहुंचती है, और पहुंच करके सबसे पहला क्वेश्चन क्या करती है? पहले तो बेल रिंग करती है, और उसके बाद अंदर से जब एक महिला आती है वह दरवाज़ा खोलती है, और इतना दरवाज़ा खोलती है कि बाहर हल्का सा दिख जाए, पूरा दरवाज़ा नहीं खोलती। तो नैरेटर उसको कहती है कि क्या आप मुझे जानती हैं? यू स्टिल नो मी? अभी भी जानती हैं मुझे? मैं इतने सालों के बाद आई हूँ। वह महिला नैरेटर की तरफ देखती है और कोशिश करती है, शी ट्राइज टू रिकॉग्नाइज द नैरेटर। लेकिन वह नैरेटर को कैसे पहचाने? नैरेटर थोड़ी नीचे खड़ी है, एक तो स्टेप ऊपर आती है। दरवाज़ों के आगे, घर के आगे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। तो नैरेटर 1 2 स्टेप और ऊपर आती है ताकि ये औरत, ये महिला इसको ध्यान से देख पाए। और नैरेटर ये भी बताती है कि मैं किसकी लड़की हूँ? मिसिज एस की लड़की हूँ। वह अभी भी पूरा दरवाज़ा नहीं खोलती, केवल इतना ही दरवाज़ा खोल के रखती है जिससे वह बाहर देख पाए। लेकिन उस महिला के चेहरे पर, फेस पर कोई भी ऐसा साइन नहीं था जिससे कि ये पता चले कि वह इसको पहचान गई है। वह महिला केवल नैरेटर को घूरती रहती है, स्टेयर करती रहती है और शांत रहती है। जब इस प्रकार से वह महिला काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलती, तो नैरेटर को ऐसा लगता है कि शायद वह गलत पते पर आ गई है। शायद यह वह औरत नहीं है, वह महिला नहीं है जिससे वह मिलने आई है। लेकिन साथ के साथ ही नैरेटर एक बात और सोचती है कि मैं इस महिला को पहचानूंगी भी कैसे, क्योंकि मैंने तो जब इसको बहुत सालों पहले देखा था तो केवल एक झलक देखी थी इसकी, फ्लीटिंगली मतलब क्षण भर के लिए इसको देखा था। और अब इसको महसूस होता है कि शायद इसने रॉन्ग बेल बजा दी है। ये वहाँ से जैसे चलने वाली होती है तभी देखती है कि इस महिला ने एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था, और नैरेटर उस कार्डिगन को पहचान जाती है कि ये ग्रीन कलर का कार्डिगन
मेरी माँ मिसिज एस का है। वो ये भी देखती है कि इस कार्डिगन पे कुछ वुडन बटन लगे हुए हैं, लकड़ी के बटन लगे हुए हैं जो बार बार धोने से पीले पड़ चुके हैं। और जब वह महिला ये बात ऑब्जर्व करती है कि ये लड़की मुझे लगातार देखे जा रही है, तब वह अपने आप को छिपा लेती है। लेकिन ये लड़की सोचती है कि उसने किसी गलत पते पर बेल नहीं बजाई है, वह बिल्कुल सही पते पर आई है। और नैरेटर उस महिला को कहती है कि आप मेरी माँ को जानती हैं। फिर औरत को कहना पड़ता है, अच्छा तुम वापस आ गए हो? नैरेटर कहते कोई वापस नहीं आया, ओनली मी, केवल मैं वापस आई हूं। क्योंकि नैरेटर का परिवार तो सबका सब खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। सब लोग नैरेटर के परिवार के मर चुके हैं। नैरेटर कहती है उस महिला को कि आई वॉन्ट टू टॉक यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। लेकिन महिला साफ इनकार कर देती है, बोलती है किसी दूसरे समय पे आना, क्योंकि इस समय मैं असहज अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूं, तुम फिर कभी आना। और इस प्रकार से दरवाज़ा बंद कर लेती है। नैरेटर वहाँ से जाने वाली होती है और तभी देखती है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक वाइट कलर का एनिमल है, यानी कि वाइट कलर हुआ है, उसके ऊपर ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है मिसिज डार्लिंग, मार्कोनी स्ट्रीट 46। अब ये बैक कहाँ जा रही है? स्टेशन पे जा रही है, क्योंकि स्टेशन से ही ये आई थी। और ये कहती भी थी कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, स्पेशल ट्रेन से आई हूँ, विशेष टाइम निकाल के आई हूँ, तो आप मेरे से बात कीजिए। लेकिन महिला ने इसके साथ कोई बात नहीं की। अब ये वापस जाती हुई अपने ख्यालों में खोई हुई है। इसमें नॉस्टैल्जिक इफेक्ट दिखाया है। नॉस्टैल्जिक इफेक्ट क्या होता है कि हम पुरानी बातों को याद करें, पुरानी बातें हमारे ख्यालों में आए। एक पोइटेस है कमला दास, उसने नॉस्टैल्जिक इफेक्ट का बहुत अच्छा प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में। तो अब ये क्या सोचती है? ये जाती हुई सोचती है कि मेरी माँ ने मुझे इस एड्रेस के बारे में बताया था। और कब बताया था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लगभग आधा खत्म हो चुका था। और तब इसको कैसे पता चला था? क्योंकि ये घर आई हुई थी अपने। नैरेटर कहीं बाहर रहती थी, शायद हो सकता है पढ़ने के लिए बाहर रहती हो। तब ये अपने घर आई हुई थी कुछ दिनों के लिए, और घर आकर के ये देखती है कि इनके घर के कमरों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, कुछ चीज़ें गायब हैं, मिल नहीं रही हैं। और ये अपनी माँ को कहती है कि यहाँ पर तो वेरियस थिंग्स आर मिस्ड, बहुत सारी चीज़ें गायब हैं, कहाँ हैं? नैरेटर हमें यह भी बताती है कि जब मैंने अपनी माँ को ऐसा कहा तो मेरी माँ बहुत हैरान हो गई। अरे इतना जल्दी तुमने नोटिस कर लिया, इतने दिनों के बाद आई हो फिर भी नोटिस कर लिया कि ये चीज़ें कहाँ हैं? और फिर मदर इसको बताती है किसके बारे में? मिसिज डार्लिंग के बारे में। नैरेटर सोच रही है कि मिसिज डार्लिंग के बारे में इसने पहले कभी नहीं सुना था। और इसकी माँ बताती है कि ये मेरी बहुत पुरानी जानकार है, ये बहुत समय पहले काफ़ी सालों से मुझे जानती थी, लेकिन अब बहुत दिनों बाद मुझे मिली है और हमारे एरिया में ही आकर के रहने लगी है। और अब दोबारा से इस मिसिज डार्लिंग के इसकी माँ के साथ अच्छे रिलेशन हो गए हैं। और जब भी मिसिज डार्लिंग मिसिज एस नैरेटर की माँ के घर आती थी तो कुछ ना कुछ हर टाइम लेकर के जाती थी। एक बार आई, सिल्वर के सारे बर्तन लेकर के चली गई, प्लेट्स, स्पून्स, फोर्क्स, निप्स। उसके बाद आई तो बहुत पुरानी प्लेट्स थी, एंटीक प्लेट्स। कई बार कहते हैं कि हमारे पुरखों की सामान है ये, कोई कहता है हमारे पुरखों का चरखा है, हमारे पुरखों की ये जो है खोटने की क्या होती है, ये मंधानी है, या फिर खोटने की ओखली है, ये चीज़ें। तो इनके घर पे क्या था? बहुत पुरानी प्लेट्स थी। तो नैरेटर हमें बताती है कि कहीं एक बार तो वो सिल्वर की सारी चीज़ें ले गई, एक बार बहुत पुरानी प्लेट्स ले गई, और एक बार तो वो वासिस मतलब फूलदान, के बड़े बड़े फूलदान रखे हुए थे, उनको ले गई। और उसकी पीठ में दर्द भी हुआ। किसकी पीठ में? मिसिज डार्लिंग की। तो इस प्रकार से नैरेटर ये सारी चीज़ें याद करती है। और नैरेटर कहती है कि अपनी माँ को कि आप उनको ये चीज़ें देती क्यों हो, क्यों ले जाने देती हो?
तब इसकी माँ बताती है कि मिसेज डॉर्लिंग ने मुझे ये सलाह दी है कि अब युद्ध चल रहा है और आप यहूदी हैं और यहूदियों को हिटलर से बहुत ज़्यादा खतरा है, तो ये चीज़ें मैं बेकार नहीं जाने देना चाहती, तो आप ये चीज़ें मुझे दे दो, जब बाद में आओगे तो अपनी चीज़ें ले लेना। नरेटर ने कहा वो चीज़ें हमें वापस मिल पाएंगी कभी? क्या वो वापस हमें दे देगी? मदर अपनी बेटी को डांटती है। मिसिज एस नरेटर को डांटती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर हम उसके बारे में ऐसा सोचेंगे तो ये तो उसके लिए एक इंसल्ट होगी। वो तो रिस्क लेकर के ले जाती है चीज़ें। अगर किसी को पता चल गया, नाजीवाद के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनको पता चल गया तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। नरेटर कहती है कि उसके बाद मेरी माँ मिसिज एस ने और मैंने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। इसके बाद ये स्टेशन पर पहुंच जाती है, ऐसे सोचती हुई जा रही है, स्टेशन पर पहुंच जाती है। जाती जाती बहुत सारी फैमिलियर चीज़ों को देखती है, बहुत चीज़ें देखती है कि बदल गई हैं। युद्ध के बाद अब कुछ और सिचुएशन हो गई है। इसमें दो चीज़ें दिखाई, प्री वार एंड पोस्ट वार। युद्ध से पहले क्या हालात थे, युद्ध के बाद क्या हालात हैं। तो युद्ध के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन नरेटर अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती। सी वॉन्ट्स टू फॉरगेट एवरीथिंग, वह हर चीज़ भूलना चाहती है। अब वह ट्रेन में बैठ चुकी है, फिर से ख्यालों में खो गई है, फिर से नॉस्टैल्जिक इफेक्ट आ गया है। और अब वो किस बात को याद करती है कि उसने मिसेज डॉर्लिंग को सबसे पहले कब देखा था। वह याद करती है कि जब एक बार वह अपने घर में थी, मॉर्निंग टाइम था और वह बहुत लेट उठी, और जब लेट उठी तो क्या हुआ, सीढ़ियों से वह नीचे आई और उसने मिसेज डॉर्लिंग को देखा। वह सीढ़ियों से नीचे आती है और देखती है कि उसकी माँ किसी से बात कर रही है। और किससे बात कर रही थी? मिसेज डॉर्लिंग से। मिसेज एस नरेटर की मदर मिसेज डॉर्लिंग को बताती है कि ये मेरी लड़की है। और जब मिसेज एस मिसेज डॉर्लिंग को ये बात बताती है तब नरेटर देखती है कि मिसेज डॉर्लिंग कोट रैक के नीचे से, कोट रैक जहाँ पे कोट वगैरह रखे जाते होंगे, उसके रैक के नीचे से एक सूटकेस लेकर के जा रही है। बहुत भारी सूटकेस है, बड़ी मुश्किल हो रही है मिसेज डॉर्लिंग को उसको उठाने में। और इसी दौरान वह देखती है कि मिसेज डॉर्लिंग ने एक ब्राउन कोट पहना हुआ है, एक शेपलेस हैट, हैट की कोई शेप ही नहीं थी, शेपलेस हैट उसने पहना हुआ है। और जब वह सूटकेस को लेकर के जा रही है तो बड़ी प्रॉब्लम में है, उससे वह उठाया नहीं जा रहा है। तब अपनी माँ को पूछती है कि ज़्यादा दूर है क्या इनका घर, ये जो मिसेज डॉर्लिंग है। इसकी माँ बताती है कि नहीं, इनका घर यहीं पर है, मार्कोनी स्ट्रीट 46 में। और उसके बाद युद्ध होता है, इनका परिवार सब चला जाता है। और अब ये आज़ाद होने के बाद दोबारा यहाँ पर आई थी, लेकिन मिसेज डॉर्लिंग ने इससे बात करने से साफ इनकार कर दिया था। और अब नरेटर के मन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पुरानी चीज़ों के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब पुरानी चीज़ों को याद करती है तो इसको दुख होता है। इसकी माँ भी मर चुकी है, तो अब किसके लिए वह इन चीज़ों को यूज करे। लेकिन ट्रेन में बैठी हुई नरेटर के अंदर एकदम से क्यूरोसिटी, उत्सुकता जागती है कि नहीं, मैं एक बार दोबारा फिर जाऊंगी उसी एड्रेस पे, सेकंड विजिट जरूर करूंगी। और वह ट्रेन से उतरती है, वापस मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 वहाँ पर जाती है। और जब नॉक करती है तो अंदर से एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है और उसको पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। लड़की कहती है मेरी माँ तो बाहर गई है किसी इंपॉर्टेंट काम से, आप वेट कर सकती हैं, अभी आ जाएगी। और फिर नरेटर उसके साथ अंदर कमरे में जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है उसको एक बहुत पुराना हनुक्का, अब हनुक्का क्या होता है? HANUKKAH। हनुक्का क्या है? हनुक्का एक कैंडल रखने की वस्तु है जिस पे हम कैंडल रख सकते हैं, कैंडल उस पर बर्न करते हैं। अक्सर आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, राजाओं की मूवीज में, किंग्स की, इनकी मूवीज में देखा होगा कि किस प्रकार से कैंडल्स वो बहुत सारी जला करके रखते हैं। अब नरेटर को याद आता है कि ये कैंडल जो यहाँ पर मिरर के ठीक आगे टंगी हुई है, जो ये हनुक्का जिस पे हम कैंडल
लगाते हैं, ये यहाँ पर टंगी हुई है, इसका हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया। क्यों प्रयोग नहीं किया? नरेटर याद करती है जब ये हनुक्का हमारे घर में था तो इस पर केवल एक ही स्टिक यूज हो सकती थी, कैंडल स्टिक, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते थे। वो थोड़ी सी डरी हुई भी है क्योंकि वह वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखती है जो उससे बिलोंग करती थी, और देखती है वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, अरेंज में नहीं है, कोई इधर पड़ी है चीज़, कोई उधर पड़ी है। और ऐसा हम दूसरों की चीज़ों के साथ कर सकते हैं। जब हमारी अपनी चीज़ें हों तो हम उनको बड़ा व्यवस्थित रूप से रखते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वह देखती है कि हमारी चीज़ों को इस प्रकार से रखा हुआ है तो वह थोड़ी सी हॉरिफाइड, थोड़ी सी डर जाती है। वह उन चीज़ों को नहीं देखना चाहती। शी डजंट वॉन्ट टू सी दोज थिंग्स बट शी डेयर्ड टू सी। फिर भी वह हिम्मत करती है और उनको देखने का प्रयास करती है। वह लड़की उसको चेयर देती है, चेयर पे बैठती है, और चेयर पर जब बैठती है सामने एक टेबल है, टेबल पर एक वुलन क्लॉथ है, इसको वुलन टेबल क्लॉथ बोला गया है, और वह उस टेबल क्लॉथ को अपने हाथ में महसूस करती है और देखती है उस पर एक बर्न मार्क था, जले हुए का निशान। वो उसको क्यों टच कर रही है? क्योंकि उसको पता है कि ये वुलन टेबल क्लॉथ भी उनका ही है जो यहाँ पर इस टेबल पर बिछा हुआ है, और वह उस बर्न मार्क पर अपनी उंगलियों को रब करती है। जब हम किसी वुलन आइटम पर अपने हाथ को, उंगलियों को रब करेंगे तो हमारी फिंगर्स गर्म हो जाएंगी, और ऐसे ही राइटर की जो उंगलियां हैं वह गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं, और वह सोचती है कि जब ये हमारे पास था तब बर्न हो गया था, तब ये जल गया था, इसको आज तक रिपेयर ही नहीं किया गया, इसको आज तक ठीक ही नहीं किया गया। और तभी वह लड़की आती है और कहती है कि मेरी माँ भी आने वाली है, मैंने उसके लिए चाय बना दी है, आप भी चाय लेंगी? और ये उसको थैंक यू बोल देती है। एक चीज़ ये ऑब्जर्व करती है कि जब वह लड़की झुक करके चाय डाल रही थी तो ये महसूस करती है कि जो लड़की की बैक है, जो कमर का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, वो इसकी माँ की तरह ही है, क्योंकि इसकी माँ की भी बहुत ब्रॉड बैक है और वैसी ही इस लड़की की है। ये छोटी छोटी चीज़ें नरेटर ने यहाँ पर ऑब्जर्व की हैं। वह चाय किससे डाल रही है? एक वाइट पॉट है, एक वाइट बर्तन है, पॉट केतली है, उसका जो बॉर्डर है, जो उसकी लिड है, ढक्कन है, और ढक्कन का जो बॉर्डर है वो गोल्डन कलर का है। नरेटर इस चीज़ को देखती है और ये इसको पहचान जाती है कि जो वाइट पॉट है ये भी उनका ही है। वहाँ पर एक बॉक्स में से वह लड़की स्पून्स निकालती है और उस बॉक्स को देख करके एकदम से नरेटर के मुंह से निकल जाता है नाइस बॉक्स। लड़की हंसती है और कहती है कि मेरी माँ ने बताया है मुझे, हमारे घर पर बहुत सारे ऐसे ऐसे दूसरे बॉक्सेज भी हैं। नरेटर उन बॉक्सेज को नहीं देखना चाहती क्योंकि वह उनको देख करके क्या प्राप्त करेगी? केवल दुखी ही होगी, इसलिए वह उनको देखना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनको देखने की, क्योंकि नरेटर जानती है वो बॉक्स किसके हैं, वो हमारे बॉक्स हैं। इस प्रकार से नरेटर बहुत सारी चीज़ें याद करती है। अभी वह एक चीज़ और याद करती है कि वहाँ पर एक प्लेट है, कांसे की प्लेट, पेवटर प्लेट बोला उसको, PEWTER, इसको बोलते हैं कांसा, कि एक कांसे की प्लेट है और उस पर एक एप्पल बना हुआ है। नरेटर याद करती है कि जब ये प्लेट हमारे घर होती थी तो अपनी माँ को कहती थी कि मुझे ये बहुत पसंद है, इस पर जो ये एप्पल बना हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें वह यहाँ पर बड़े ध्यान से देखती है। मिसिस डॉर्लिंग की लड़की जो 15 साल की है वो भी इसे बताती है कि इस प्लेट का तो हम हर काम के लिए यूज करते हैं। ये जो कांसे की प्लेट है जिस पे एप्पल बना हुआ है, इसको हम हर जगह, हर काम में इसको सबसे पहले यूज किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी प्लेटें और टंगी हुई हैं, नरेटर उनको भी देखती है। फिर नरेटर याद करती है उस बर्न मार्क को जो उस टेबल क्लॉथ पर है और कहती है कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तभी हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। और आज वह कह रही है कि इस बर्न मार्क को कभी रिपेयर भी नहीं किया गया, क्योंकि जब ये हमारे घर में था तब भी ऐसे ही पड़ा था, अब ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है।
नरेटर याद करती है कि एक बार उसकी माँ ने उससे हेल्प मांगी थी। मिसिज एस ने नरेटर को कहा था कि ये जो सिल्वर के बर्तन हैं इनको पॉलिश करा दो, लेकिन नरेटर ने मना कर दिया क्योंकि नरेटर उस समय थोड़ी सी बीमार थी और ये बोर हो रही थी। और पहली बार उस समय नरेटर को ये पता चला था कि हमारे घर में जिन बर्तनों में हम खाते हैं वे सब के सब सिल्वर कटलरी हैं, यानी कि सिल्वर के बर्तन हैं। और ये ऐसी बात जब उसके मुंह से निकल भी जाती है, क्योंकि सोच रही है, लेकिन सोचते सोचते इंसान कई बार अपने आप बोलता है, तो लड़की फिर हंसती है और कहती है कि ऐसे ऐसे तो सिल्वर के हमारे पास बहुत हैं। और वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है, उसका ड्रॉर खोलती है, लेकिन नरेटर वहाँ से उठ खड़ी होती है क्योंकि नरेटर को ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है। अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। वह लड़की कहती भी है कि मेरी माँ भी आने वाली है, आप उनकी वेट कर लो, लेकिन नरेटर मिसिस डार्लिंग की वेट नहीं करती और वह वहाँ से चल पड़ती है। और जब वह वहाँ से चल पड़ती है तो उसको सुनाई देती है फोर्क, स्पून्स, इनकी आवाज़ें, क्योंकि अभी तो ड्रॉर खोली थी ना उसने साइड बोर्ड की तरफ जाकर के लड़की ने, अब उनको बंद कर रही है तो उसकी आवाज़ें उसको सुनाई देती है। वो कॉर्नर पर जाती है और कॉर्नर पर जाकर के फिर से देखती है उस एड्रेस को जो लिखा हुआ है मार्कोनी स्ट्रीट 46। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है और नरेटर पुरानी बातों को अब भूल जाना चाहती है क्योंकि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं है। वह पुरानी बातों को याद नहीं रखना चाहती क्योंकि इसका मैसेज भी यही है कि वी मस्ट फॉरगेट आवर पास्ट टू बी हैप्पी। खुश रहने के लिए हमें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।